ये पूछने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है कि 4 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे के बाद अगर जाएंगे बंद करेंगे तो इसके पीछे क्या लॉजिक है करके। लेकिन बार बार सिर्फ अकेले मैं ही ये सवाल उठाता और बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल की है कि जितने भी सरकारी और नीम सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जितने भी वैकेंसीज है उसको भरने के ताल्लुक से अदालत ने सरकार को ये हुक्म दिया था कि एक डिटेल रोड मैप तैयार करके कि पूरे महाराष्ट्र में अब कितने वैकेंसीज है और उसको किस तरह से और कब भरा जाएगा इसकी पूरी जानकारी एक एफिडेविट के ज़रिए सबमिट की जाए करके। आज अदालत के सामने ये एफिडेविट सबमिट की गई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और उसके अंदर ये बताया है कि कौन कौन से पोस्ट कब कब भरे जाएंगे करके। लेकिन जब एडवोकेट जनरल मुंबई से ज्वाइन किए तो उन्होंने ये कहा कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है और एक मेडिकल एजुकेशन है, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच है वो मेडिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो उनकी एफिडेविट तैयार होने का काम अभी जारी है, हमको थोड़ा सा वक्त दिया जाए क्योंकि उसकी भी जानकारी लेकर हम उसका सेपरेट एक एफिडेविट फाइल करेंगे। तो अदालत ने 5 तारीख का आने वाली 5 तारीख का डेट तय किया है कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे करके। लेकिन आज जो एफिडेविट सबमिट किया गया है वो एफिडेविट के अंदर यही बताया गया है कि सिविल सर्जन की पोस्ट कितनी वेकेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की कितनी पोस्ट वेकेंट है और जो सुपर स्पेशलिटी के कितने पोस्ट वेकेंट है, क्लास 3 क्लास 4 के कितने पोस्ट वेकेंट है। लेकिन इसके अंदर जो रोड मैप दिया गया है कि इसको कब और कैसे भरा जाएगा उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि एक तो MPSC बताया है, दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बताया है और तीसरा गवर्नर साहब बताया है कि ये तीनों के पास ये फाइल्स रुकी हुई है। कभी GAD ने कुछ फाइल्स रोक के रखी है, MPSC ने अपने तरफ से है तो कई साल पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट किए है उसका कोई रिजल्ट निकाला नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो गवर्नर साहब के पास अटकी हुई है और गवर्नर साहब उसको साइन नहीं कर रहे हैं करके। अच्छा, बात करते करते ही एडवोकेट जनरल ने कहा कि मतलब हम अभी पता चला है कि गवर्नर ने वो सारे फाइल्स रिजेक्ट कर दिए हैं करके, उसको अप्रूव नहीं किए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि सरकार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट, सरकार के ही अलग अलग अंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ढकेलते हैं, दूसरा तीसरे के ऊपर ढकेलता है। तो अदालत ने इसकी गंभीरता से दखल लेते हुए कहा कि आप मेडिकल एजुकेशन का भी एफिडेविट सबमिट करिए और हम 5 तारीख के दिन पूरा डिटेल में हम सुनेंगे। सब एक डॉक्टर जैसे कि जो 2.5 लाख रुपए यहाँ से पेमेंट उठा रहे थे उसके ऊपर भी आपने कहा था कि इस बार आज उनको कोर्ट की तरफ से पेश होने के लिए कहा गया था। देखिए, मैंने एक डॉक्टर है जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है और अप्रैल 2018 से उन्हें ये बताया गया है कि वो घाटी के अंदर काम करते हैं, कार्डियो डिपार्टमेंट के अंदर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने जब पूरी जानकारी हासिल किया था तो ये डॉक्टर है तो हार्डली कभी यहाँ पर आए हैं, वो भी 2018 के अंदर। उसके बाद ना तो उन्होंने कोई ऑपरेशन किया है, ना उन्होंने यहाँ पर कोई क्लासेस लिए हैं, ना उन्होंने कोई दूसरी ड्यूटी को अंजाम दिया है। लेकिन उनकी सैलरी लगातार है तो यही घाटी हॉस्पिटल से निकल रही है और सैलरी कितनी है तो 2,53,000 रुपये हर महीना है तो ये सैलरी उनको दी जा रही है। आज इसके ताल्लुक से अदालत ने ये पूछा कि आपने इसके एफिडेविट फाइल करना था, तो डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर कन्नन येलीकर ने एफिडेविट फाइल किया आज के दिन और ये कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है और ये डॉक्टर हमारे पास ही काम कर रहा है करके और उसको बराबर से ही इसके सैलरी दी जा रही है। तो डॉक्टर फिर ये तय हुआ कि मैंने ये कहा कि अगर ये एफिडेविट अगर सही है तो एक बात ये है कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या डीन है तो गवर्नमेंट GMCH की डीन जो है वो कोर्ट को मिसलीड कर रही है। तो मैंने अदालत से रिक्वेस्ट किया कि जो अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस रजिस्टर है वो फौरन मंगाया जाए, जो कंपलसरी जो कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल की जो मीटिंग होती है, कॉलेज काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो डीन के ऑफिस के अंदर वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि महीने में कम से कम है तो 2 मीटिंग्स तो होना ही। कोविड से पहले वो हर हफ्ते होना चाहिए था, उसका रजिस्टर मंगा लिया जाए। कितने ऑपरेशंस ये डॉक्टर ने किया है, अगर कार्डियोवैस्कुलर अगर ये रेगुलर है सब वहां पे तो कितने ऑपरेशंस किया है उसका रजिस्टर एक सेपरेट होता है वो मंगा लिया जाए। और 2018 से 2020 तक ये सभी डॉक्टर्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी कि अंगूठा लगाकर ही उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता था। कोविड के दौरान उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि अंगूठा लगाने से कोविड फैलेगा बोल के, तो वो रजिस्टर के अंदर मेंटेन। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए अदालत ने आदेश दिया और कहा कि आज 2:30 बजे तक ये पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रहना चाहिए। उन्होंने पब्लिक एडिशनल PP को ये आदेश दिया।
2:30 बजे है तो ये मामला फिर से है तो अदालत के सामने आया, और अदालत ने पहले हम सुबह ऑनलाइन कर रहे थे, अदालत ने कहा कि आप डायरेक्ट कोर्ट रूम में भी आ सकते हैं। तो हम कोर्ट रूम के अंदर गए, वहां पर पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पूरी टीम, डीन मैडम सहित पूरे के पूरे वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। अदालत ने ये कहा कि भाई ये पहले जो है ये पिटिशनर जो है उनको भी दिखा दें करके। तो मैंने सिर्फ रजिस्टर देखा, और वो रजिस्टर देखने के बाद एक चीज वहीं पे खड़े खड़े समझ में आई कि जो डिपार्टमेंट के सिग्नेचर्स है इसके अंदर, कर्मचारी और जितने भी अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर्स उस रजिस्टर के अंदर होना चाहिए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिर्फ एक ही आदमी के सिग्नेचर है, और वो है डॉक्टर आशीष बेवापुर करके, यानी कि बाकी उसके अंदर कोई कर्मचारी की सिग्नेचर नहीं है, बाकी कोई डॉक्टर की नहीं है। तो मैंने उनको ये बताया अदालत को कि सर इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इसके अंदर पूरे कर्मचारियों के सिग्नेचर्स होना चाहिए, पूरे अधिकारियों के सिग्नेचर्स होना चाहिए, रजिस्टर के फ्रंट पेज के ऊपर लिखा हुआ ही है। तो अदालत को मैंने ये कहा कि आप देखिएगा करके, तो अदालत ने तो उसको पूरा देखा, और उन्होंने भी इस बात का शक जताया कि इसके अंदर ही कुछ ना कुछ तो भी मामला बराबर नहीं है, और अदालत ने ये बोलकर दिखाया है। दूसरा ये है कि सिर्फ यही डॉक्टर है जिसको खुद सेल्फ अटेस्टेशन करके एक अपना अटेंडेंस शीट देना है कि मैं ये महीने के अंदर पूरा 30 दिन काम कर रहा हूँ, और वो अपने हाथ से ही खुद लिख के अपने हाथ से ही सिग्नेचर करके कि मैं अटेंड कर रहा हूँ ये देते हैं। जबकि हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरे डॉक्टर को या कोई दूसरे स्टाफ को इस तरह का प्रोविजन नहीं दिया गया है कि आप अपने तौर के ऊपर खुद लिख के एंडोर्स कर ले कि मैं प्रेजेंट था, उसकी बुनियाद के ऊपर ये हो जाता है सब। तो इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हुई, और लंबी बहस होने के बाद फिर अदालत ने ये अपने साफ तौर से कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर नज़र आ रही है। हम इस मामले के अंदर ये कि मैं अकेला, अगर आवाम अगर पूरा साथ देती है, और मुझे लेकिन अफसोस ये है कि अब हम जो है जो शहर के अंदर रहते हैं वहाँ की जनता के अंदर अब जान नहीं है। हम मुर्दा हो चुके हैं, हम मर चुके हैं। हम सिर्फ, हमको सरकार जो हुक्म देती है, जो अधिकारी हुक्म देते हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर वो सवाल करने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनसे ये पूछने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है कि 4 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे के बाद अगर जाएंगे बंद करेंगे तो इसके पीछे क्या लॉजिक है करके। लेकिन बार बार सिर्फ अकेले मैं ही ये सवाल उठाता हूँ और बाकी सब खामोश रहते हैं। जनता भी खामोश रहती है, व्यापारी भी खामोश रहते हैं, जितने संगठन है, इंडिविजुअल्स है, सब वही खामोश रहते हैं। तो फिर मेरे सामने ये सवाल है कि अगर अकेले ही मैं ही लड़ूंगा, और जिस कौम के लिए, जिन लोगों के लिए, जिस मेरी जनता के लिए, औरंगाबाद की जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ठीक है, सरकार ने आज 4 बजे किया है, कुछ दिनों के बाद वो 1 बजे तक कर डालेंगे, फिर आपकी बकरी ईद आएंगी तो कहेंगे कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन कर देने का है, तो आप बर्दाश्त करिएगा उसमें। अगर नहीं तो आप साथ दीजिए मेरा उसके अंदर, हम बिल्कुल इसका विरोध। मुंबई के इत्तेफाक से जितने भी लीडर्स हैं, अपने आप को जो सो कॉल्ड मुसलमान लीडर्स कहते हैं, वो अभी सरकार का हिस्सा है, वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। जितने भी उनके मुस्लिम लीडर्स चुन के आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, जो ये दावा करते हैं कि हम इस पार्टी के मुसलमान चेहरे हैं करके, तो उन्हीं की वजह से हुआ था। हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष ने गुजरात के बॉर्डर के अंदर, हमारी मुंबई की प्रेसिडेंट जो है रिजवाना ईसा, वो गुजरात के बॉर्डर के ऊपर जाकर है तो स्ट्राइक के ऊपर बैठ गई थी कि मतलब ये ट्रकों को आने दिया जाए करके, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी थी। अब इस बार भी हमको देखने का है कि ये मुसलमान कितने मुसलमान है करके, उसमें इनके अंदर कितना मुसलमान पना। आसिम साहब से ही सवाल करना चाहता हूँ, आप शिवसेना के साथ चले गए हैं तो वो सब जायज़ है, इसमें हम सीटें लड़ रहे हैं तो सारी दुनिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। आम आदमी पार्टी जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ी, वहाँ पे वो कहती है कि हम पूरे 450 सीटें लड़ेंगे करके। जो आपके समाजवादी पार्टी है, उन्होंने कितने सीटें पिछले टाइम लड़े थे और कितने जीत कर आए थे। कांग्रेस ने पूरी सीटें लड़ने के बाद मेरे ख्याल है 7 या 15 कुछ सीटें जीत के आए थे। वो पूरी सीटें लड़ेंगे तो चलेगा, हम हमारी 100 सीटें के ऊपर लड़ेंगे। और मैं आसिम भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, समाजवादी पार्टी के मेरे सहयोगी वो आमदार थे और एक अच्छी शख्सियत है, लेकिन एक गलत पार्टी के अंदर है। मैं आसिम भाई को यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगा एक भाई की हैसियत से कि आसिम भाई, ये जो सेक्युलरिज्म के बारे में आपने कहा है कि सेक्युलरिज्म ये है, ये सेक्युलरिज्म जो है ये है तो ऐसा झूठा शब्द है जिसकी वजह से सिर्फ मुसलमानों को 70 सालों से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। तो मेहरबानी करके आप भी ये सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़े हुए हैं उसको निकालिए, आप हमारे साथ आइए और चलिए हम साथ में मिलकर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ये कट्टर
कट्टर संगठन है या राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके अंदर कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, उनका मुकाबला करेंगे हम, चलिए आसिम भाई के नेतृत्व के अंदर हम ये लड़ाई लड़ते हैं करके एक बार तो कम से कम सच और हक के लिए वो लड़िएगा ना। उसके अंदर ये सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर कब तक इस कौम को बेवकूफ बनाया जाएगा। सब एक आखिरी सवाल, मुझे इससे पहले भी 2014 के अंदर भी लोगों ने कहा था कि गलती से बना, फिर 2019 के अंदर भी लोगों ने कहा कि गलती से बना, और इंशाल्लाह 2024 के अंदर भी ये गलती दोहराई जाएगी। देश से लेकर शहर तक हर खबर आप तक। सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। Like, subscribe and press the bell icon.